हमारे हर जो सरकारी महकमा जात हैं उनमें बिग ब्रदर नहीं बिग ब्रदर्स की ज़रूरत है। एक आम आदमी को भी इंसाफ के हसूल के लिए बिग ब्रदर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे आम आदमी की सुनवाई नहीं है। हज़ार दरखास्तें इस वक्त भी NCCI के पास मौजूद हैं जिनमें लोग कार्रवाई के मुंतज़िर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। डकी भाई कोई क्रिमिनल माइंड आदमी नहीं है कि डकी भाई कुछ सख्ती बर्दाश्त कर सके। जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना वो सख्तियां बर्दाश्त कर लेते हैं, वो गाली भी बर्दाश्त करते हैं, वो थप्पड़ भी बर्दाश्त करते हैं, वो जिसे कहते हैं छितर भी बर्दाश्त कर लेता है। इसे कोई बात कर रहा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा डकी भाई को। इसे जब कोई बात पूछता था तो ये अजीब सी हरकतें करता था वहाँ, क्योंकि उसको मेंटली टॉर्चर इतना किया गया हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, डकी भाई 100 दिन की जेल के बाद वापस घर आ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो 54 मिनट्स, लेकिन 54 मिनट्स में डकी भाई ने अपने वो 100 दिन के बारे में बताया जो कि उनके साथ जेल में सलूक किया गया और क्या मामला हुए। ये भी लोग अब तक 11 मिलियन लोग देख चुके हैं। उनमें हमारे साथ इस टाइम खुरम पाशा भी मौजूद है जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। आप इनको हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। आज इनसे पूछते हैं कि ये डकी भाई के इस व्लॉग को या डकी भाई की बातों को किस नजर से देखते हैं और उसके बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। सबसे पहले तो डकी भाई के बारे में मुझे बताइएगा कि डकी भाई के केस को, जो आपने गैम्बलिंग का केस था जो कि डकी भाई पर था, उसको किस नज़र से देखा? अच्छा, मैं बहुत अर्सा से ये बात कर रहा हूँ कि एक डकी भाई का जो केस है वो NCCI के अफसरान को बेनकाब कर गया, खसूसन उस करप्ट माफिया को जो NCCI में बैठकर एक करप्शन का बाजार गर्म करके बैठे थे। इस सारे केस में यूं तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। डकी भाई ने जो बातें की हैं ये असल में उन इल्ज़ामात की तस्दीक की है कि जो उनकी अहलिया रूप जतोई की मदय्यत में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें NCCI के इन तमाम करप्ट अफसरान को गिरफ्तार भी किया गया और इस वक्त वो सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैद बंद है। लेकिन जो सबसे अहम इंकशाफ जो डकी भाई के मुंह से सुनने में आया, वही चीज़ें पहले भी डिस्कस हो रही थी कि अगर हमारा एक हसास अदारा एक्शन ना लेता तो शायद ये केस दब जाता। डकी भाई का पैसा किधर गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं था लगना। तो उसमें एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, बिग ब्रदर। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे हर जो सरकारी महकमा जात हैं उनमें बिग ब्रदर नहीं बिग ब्रदर्स की ज़रूरत है। क्योंकि अगर डकी भाई वाले केस में भी बिग ब्रदर अपना रोल अदा ना करते तो शायद NCCI के इस करप्ट माफिया का चेहरा बेनकाब ना होता। तो ये चीज़ तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि हमारे जो सरकारी महकमे हैं या वो महकमा जात जिनसे हम इंसाफ के हसूल के लिए राब्ता करते हैं, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी मदद हासिल करते हैं, ये चीज़ तो सामने आ चुकी है कि वहाँ पर पैसे दिए बगैर काम नहीं चलता। डकी भाई का जुर्म क्या था? जुए की एप्लीकेशन का फ़रोग़। डकी भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमा के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ सामने आया वो तो गैर कानूनी था। अब इसी तरह अगर हम किसी भी महकमे या पुलिस की बात कर लेते हैं, क्या वहाँ पे ये सारे सिलसिले नहीं होते? हर जगह होते हैं। वहाँ पर भी इस वक्त इसी तरह जुल्म व तशद्दुद भी किया जाता है, गैर इंसानी सलूक भी किया जाता है। डकी भाई ने तो सिर्फ थप्पड़ का जिक्र किया है ना, दौराने हिरासत गालियाँ भी दिलवाई गई, तशद्दुद के जिसे हम 3rd डिग्री कहते हैं, बड़े बड़े स्टाइल इख्तियार किए जाते हैं। तो ये तो मामूली बात है, गाली दे देना, थप्पड़ मार देना तो मामूली सी बात है। ये तो जब आपको पकड़ा जाता है तो ये मौका पर ही थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जैसे ही वो अपनी सरकारी गाड़ी में किसी मुलज़म को बिठाते हैं तो उस पर भी तशद्दुद करते हुए मुतलका थाने तक या जिस अदारे में जाना हो जब ले जाया जाता है तो ये सीन तो होते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अब ये बात बहुत ज़रूरी हो चुकी है कि एक आम आदमी को भी इंसाफ के हसूल के लिए बिग ब्रदर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे आम आदमी की सुनवाई नहीं है। अब सिर्फ हम NCCI का जिक्र अगर करें तो अभी भी हज़ार दरखास्तें हमारे ज़ेरे इल्तवा का शिकार हैं। ऐसा है। तो मेरी उन बिग ब्रदर से ये बड़ी मुअद्दबाना इल्तमास है कि खुदारा उन लोगों के पास कोई सिफारिशें नहीं हैं जो इंसाफ के हसूल के लिए NCCI के महकमे में चक्कर लगाने पर मजबूर है। हर बंदे के पास पैसा भी नहीं है।
एनसीसीआई को एक अलहदा जो डिपार्टमेंट बनाया गया, एक अलहदा महकमा बनाया गया, उसका मकसद क्या था कि चूंकि साइबर क्राइम की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई थी, साइबर क्राइम के हवाले से दरखास्तें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाने का मकसद ये था कि ताकि लोगों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी हो सके, लोगों की बर वक्त सुनवाई हो सके। लेकिन यहाँ बर वक्त सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ उन ज़ेरे अल्तवा दरखास्तों का जायज़ा लेना चाहिए कि हाँ दरखास्तें इस वक्त भी एनसीसीआई के पास मौजूद हैं जिनमें लोग कार्रवाई के मुंतज़िर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो बिग ब्रदर्स को अगर अब मैदान में हैं, वैसे तो ये बिग ब्रदर्स हमेशा ही मैदान में होते हैं और इन लोगों की बदौलत बहुत सारे जो करप्ट अनासर हैं वो कंट्रोल में भी रहते हैं। आपने डकी का व्लॉग देखा पूरा? मैं व्लॉग में उसने वही बातें की हैं जो एक एफआईआर में दर्ज थी। मुझे उसके व्लॉग में जो सबसे अहम चीज नजर आई है ना, वो बिग ब्रो नजर आया, बिग ब्रदर नजर आया, बिग ब्रदर नजर आया। ठीक है। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई बिग ब्रदर उसके पीछे ना आता तो क्या डकी भाई क्या आज ये हालत नहीं थी होनी कि वो कैमरे के आगे बैठ के बात भी करता? डकी भाई को जिस खौफो हरास में मुब्तला कर दिया गया था, क्योंकि देखें वो एक व्लॉगर है, वो एक यूट्यूबर है। डकी भाई कोई क्रिमिनल माइंड आदमी नहीं है कि डकी भाई को सख्ती बर्दाश्त कर सके। जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, वो सख्तियां बर्दाश्त कर लेते हैं, वो गाली भी बर्दाश्त करते हैं, वो थप्पड़ भी बर्दाश्त करते हैं, वो जिसे कहते हैं छितर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो डांगे सोटे भी बर्दाश्त कर लेते हैं। डकी भाई बुनियादी तौर पे एक शरीफ आदमी मैं समझता हूँ ना, तो वो ये लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल था तो वो क्या था, जुआ ऐप्स की प्रमोशन, और वो भी बजरिया सोशल मीडिया थी। ये इतने सख्त जान लोग नहीं हैं। ये तो डकी भाई की मैं समझता हूँ हिम्मत है, और जब आप पर कोई मुसीबत का टाइम आता है तो अल्लाह ताला हिम्मत भी देता है कि आप वो वक्त को बर्दाश्त करते हैं और गुजारते हैं। ये मैं समझता हूँ बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने डकी भाई को देखा था लास्ट डे एनसीसीआई में, तो ये बिल्कुल हवास बाख्ता था, ये अपने आप में लग ही नहीं रहा था, इसे कोई बात कर रहा था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा डकी भाई को। चुप हो गया हुआ था ये शख्स। जब कोई बात पूछता था तो ये अजीब सी हरकतें करता था वहां पे, क्योंकि उसको मेंटली टॉर्चर इतना किया गया हुआ था। फिजिकल टॉर्चर का उसने खुद जिक्र कर दिया है, लेकिन बज़ाहिर उसकी जो एक फिजिकली हालत थी उस वक्त, उसकी जो बॉडी जो बता रही थी, उसका जो मेंटालिटी बता रही थी, उसके जो स्टाइल बता रहे थे, वो साफ लग रहा था कि डकी भाई को बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो अपने आप में था ही नहीं। ये मैंने आखिरी दिन में गुजारना, ये जेल में जाने से पहले की बात बता रहा हूँ कि जिस दिन डकी भाई को जुडिशल रिमांड के अदालत से अहकामात मिले थे, तो इसको वापस एनसीसीआई के दफ्तर लाया गया था। वहाँ पे कार्रवाई होती है, वो करने के बाद जेल अकाम के हवाले किया जाता है। तो मैंने उस वक्त डकी भाई को फिजिकली वहाँ पे देखा था, तो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उसके साथ होने वाली सारे जुल्म की दास्तान सुना रही थी। अब उसमें वो कोई नई बात उसने नहीं बताई, हाँ उन इल्ज़ामात की तस्दीक की है और वो तरीक़ेकार बताया सारा, कि जो एक एफआईआर दर्ज कराई गई इसकी अहलिया रूप जतोई की मदय्यत में, जो इल्ज़ामात उसमें थे, डकी भी उन इल्ज़ामात से बाहर नहीं गया। उसने उन इल्ज़ामात का बताया कि किस तरह पैसे ट्रांसफर हुए, किस तरह उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कौन कौन से अफसर थे, ठीक है, वो चीज़ें उसने उन चीज़ों की तस्दीक की है। वो कोई नई चीज़ें नहीं थी, वो ऑलरेडी एक मुकदमे का हिस्सा बन चुकी हुई है। इसमें नई चीज़ सबसे बड़ी मेरे नज़दीक, फिर मैं आता हूँ कि बिग ब्रदर। तो जो बिग ब्रदर्स मुझे भी सुन रहे होंगे, आपको भी सुन रहे होंगे, उनसे ये इल्तमास है कि एक दफ़ा अगर अब आप खुलकर अब सामने आ ही गए हैं, बिग ब्रदर आ गए हैं, अब नाम लिया जा रहा है। पहले हम लोग भी हसास अदारा कहते थे, खुफिया अदारा कहते थे, अब तो ओपन नाम लिया जा रहा है कि जी नहीं बिग ब्रदर भी, उन्होंने ज़ाहिर है असल नाम नहीं लिया, लेकिन उस बिग ब्रदर का तल्लक तो मिलिट्री इंटेलिजेंस से है ना। तो एक तो ये पैगाम उन तमाम करप्ट अफसरान को चला गया है कि जब बिग ब्रदर्स एक्टिव होते हैं तो फिर क्या होता है। उसका एक रिजल्ट हमारे सामने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी से लेके उसके नीचे तक जितने करप्ट अफसरान थे उनकी शक्ल में नजर आ रहा है। इसी तरह रावलपिंडी में भी आपको पता है एनसीसीआई के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब आप इन करप्ट अफसरान से किस तरह अच्छाई की उम्मीद रखते हैं
कि जो खुद करप्शन कर रहे हैं, जो खुद लूट रहे हैं, एक लूटा पूटा शख्स जाता है ना, साइबर क्राइम में कौन लोग जाते हैं जिनका कोई बैंक से पैसा हैक कर लिया गया है, किसी का क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया गया है, या मोस्टली ख़वातीन अब जाती हैं कि जिनको ब्लैकमेल किया जाता है तस्वीर के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, वो लोग जाते हैं ना। या एक कार्रवाई चलती है कि अगर किसी के बारे में सोशल मीडिया पे कोई गलत मवाद किसी ने जारी कर दिया है, कुछ बोल लिया है, या जो भी साइबर क्राइम की जो दफ़ात के तहत जिनको कार्रवाई की ज़रूरत होती है, वही लोग जाते हैं ना। तो ज़रा जायज़ा लें, बिग ब्रदर्स NCCI का पूरे छानबीन करें कि कितनी दरखास्तें अभी तक ज़ेर इल्तवा है, वहाँ पे ढेर लगे हुए हैं फाइलों के। तो वो तवज्जो चूँकि नहीं थी जब एक अदारे का सरबराह ही वतन अजीज़ के बच्चों के गम की बजाय अपने अजीज़ों की सोचे और अपनी तिजोरी भरने का सोच रहा हो, तो वहाँ पे किसी को इंसाफ क्या मिलना है? ये तो फिर अब भी ये एक चीज़ तो मरूफ नज़र आ रही है यूट्यूबर ना। था ना, इसके अलावा ठीक कितने है, लोग मैंने इनके यही शिकंज कहा में ना आए कि होंगे। डकी भाई एक हाईलाइट केस था, तो बिग ब्रदर भी एक्टिव हो गए। तो बिग ब्रदर्स को चाहिए कि वो बाकी ज़रा केसेस पे भी नज़र डालें, एक आम बंदे के लिए भी अपना रोल अदा करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके और उनकी दुआएं लें। और ये सिर्फ NCCI में नहीं, ये दीगर महकमा जात में भी बिग ब्रदर्स की बहुत ज़रूरत है। गो के इनकी नज़र होती है, ये इतने गाफिल लोग नहीं होते, इनको पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो भी पता होता है। अब देखिए, अगर हम इस केस से पहले देख लें, 3 महीने पहले या 100 दिन पीछे चले जाएं, तो डक्की भाई जो है वो एंटरटेनमेंट फैलाया करता था, लोगों को हंसाने का काम, या अपनी डेली रूटीन में वो मसरूफ होता है। उसने कहा मेरा सिर्फ उठ के रात सोने तक का जो भी काम होता था, मैंने व्लॉग बनाना, बच्चों के साथ घूम फिर आना, इवन कि किसी किस्म का उसमें कोई एटीट्यूड नहीं था। अब उसको 100 दिन ऐसे डिप्रेशन में रखा गया, ऐसी जगह पर रखा गया कि मतलब वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो चुका है। आपको क्या लगता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकेगा जी, डक्की भाई? डेफिनेटली उसको एक ना एक दिन तो नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा। और सोशल और मीडिया लाइफ वैसे मैं ही गुजार समझता हूँ सकेगा? अगर डकी भाई ये समझे, वो अपनी तकालीफ को भूल के एक लम्हे के लिए सोचे कि उसने जो तकलीफ काटी, उसने जो कुछ फेस किया, और उसके बाद उन करप्ट अफसरान के साथ जो कुछ हुआ, तो शायद डकी भाई के केस की वजह से बहुत सारे लोगों की सुनी जाए। शायद डकी भाई के केस की वजह से NCCI में कुछ अर्सा के लिए रिश्वत लेने का अमल ज़रा बंद हो जाए। डरें। NCCI अफसरान को पता हो कि बिग ब्रदर्स जाग रहे हैं और उन्हें पता हो कि हम पर नज़र है, और डेफिनेटली अब बिग ब्रदर्स जो है ना, वो उन पर नज़र पूरी रखेंगे, इस हवाले से रखनी भी चाहिए। तो डकी भाई की मैं समझता हूँ ये जो कुर्बानी है, शायद इससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। इसमें डक्की भाई ने ये भी कहा है कि लोग मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान छोड़ देगा अब डक्की। उसने कहा जहां मैंने 8 साल में रहकर फैन फॉलोइंग कमाई है और मैं 3 महीने के मुश्किल वक्त की वजह से पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, डक्की भाई अगर गलत था, मैं फिर कह रहा कानून के मुताबिक काम होना चाहिए था, लेकिन अब ये चीज़ सब भूल गए हैं। इस चीज़ को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है कि डकी क्या कर रहा था, डकी पे इल्ज़ामात क्या थे। क्योंकि जो इल्ज़ामात NCCI अफसरान के सामने आ गए, जो उनके असल चेहरे सामने आ गए, उसके बाद तो डकी भाई का जुर्म तो कोई जुर्म ही नहीं है। तो कुछ भी ठीक है। अब आप ये देखें कि इसके डकी भाई के साथ साथ एक टारगेट किया गया था तमाम यूट्यूबर्स को जो नामी ग्रामी हैं और जो पैसा बहुत कमा रहे हैं, जिनमें रजब भट्ट सरफरिस्त था। ठीक है, इसी तरह और लोगों के नाम है, उनको नोटिस भी जारी हुए, क्योंकि उनके मुंह को लग गया था ना, क्या कहते हैं, खून लग गया था, पैसा लग गया था। उन्हें पता था कि इन यूट्यूबर से बड़ी आसानी से पैसे निकल आते हैं, इनके तो बाइनेंस अकाउंट बने होते हैं जिससे 1 मिनट में जो करोड़ों रुपया ट्रांसफर हो जाता है। जिस तरह डकी भाई के अकाउंट से 9 करोड़ रुपए से ज़ायद ट्रांसफर किया गया, तो उनको भी नोटिस जारी किए गए। वो तो अगर बिग ब्रदर ना जाग रहे होते तो अब तक वो दीगर यूट्यूबर से भी काफ़ी कुछ कमा चुके होते। तो NCCI के इन करप्ट अफसरान की तो 5 उंगली और घी कढ़ाई में चले गए हुए थे ना। अब सुना है कि रजब भट्ट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने कोई हिफाजती नदीम नानी वाले को भी इनको कल हाई कोर्ट पेश होने का मामला दिया। अब उन लोगों के लिए आसानी होगी कि वो अपनी सफाई में बयानात दे सकते हैं, उन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। और NCCI अफसरान को भी अब ये देखना है कि अगर उनका जुर्म है तो उनके जुर्म के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी को भी उसके जुर्म के पदाश में प्रोटेक्शन या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोल नहीं सकते। अगर उन्होंने जुर्म किया है, अगर उन पे इल्ज़ामात हैं, इनके पास सबूत हैं, उसको साबित करें, उनके खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करें।
आपको क्या ठीक लगता है? है कि अब रजब भट्ट और नदीम नानीवाली को जो इनका केस फाइल हुआ है, जो उन्होंने हाई कोर्ट पेश होने का इनको कहा है और लाहौर या किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो गिरफ्तारी इनकी नहीं हो सकती, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों मारूफ यूट्यूबर्स हैं, ये भी पाकिस्तान आएंगे और गैमलिंग के केस के बारे में अपनी देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक करवाएंगे? तो खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल जिसे हम कहते हैं हिफाज़ती ज़मानत ली है। हम्म और उसमें उन्हें ज़ाहिर है जब हाई कोर्ट से ली जाती है तो फिर एक अहकामात होते हैं कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। हम्म हाई कोर्ट में फिर वो पेश होते हैं और उसके बाद फिर मुतलका कोर्ट से जाके वो रुजू करते हैं। जो भी इनके खिलाफ मुकदमा होगा हम्म या इंक्वायरी होगी। बट डेफ़िनेटली रजब भट्ट अब इतना छोटा बच्चा तो नहीं है, समझदार है और जितनी उसने भी मार खा ली है, ख़ुसूसन बुरे वक़्त की, हम्म तो वो कुछ उसे यकीन दहानियाँ या उसके कोई ऐसे मामलात कोई तय हो गए होंगे, तो वो पाकिस्तान आ रहा है, वरना इतने अरसे से नहीं आ रहा मतलब था। कुछ लाइंस ठीक है? डिसाइड इनकी हुई डेफ़िनेटली हैं तभी वो अपने पाकिस्तान आने का सोचेगा। अपने डिफेंस के लिए उसने कोई ना कोई रास्ता इख्तियार किया होगा और कोई किसी यकीन दहानी पर ही आ रहा होना है, वो ऐसे नहीं मुँह उठा के आ रहा। तो ज़ाहिर है, एक ना एक दिन आना था, उसके खिलाफ अगर इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है या मुकदमात हैं उसके खिलाफ, तो उसे फेस तो करना ही है। रहना तो इन लोगों ने पाकिस्तान में ही है ना, क्योंकि बाहर रह के भी ये लोग देख लेते हैं कि किस भाव बिकती है। जो आपको अपने वतन में सुकून है और आपको अपने वतन में इज़्ज़त दी जाती है, खैर शायद बाहर की लाइफ इतनी आसान नहीं है, जितना समझा जाता है। समझा जाता तो है। ये चीज़ उन्होंने फेस कर ली है, ख़ुसूसन जब आपने मफरूरी के दिन काटने हो ना, जब आपको टेंशन हो कि आप पाकिस्तान में मतलूब हैं, तो वो दिन इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं इंसान के लिए। तो कानून को फेस करें। अगर रजब भट्ट, नदीम नानीवाला समेत जितने भी कोई यूट्यूबर्स हैं जिन पे जुए की ऐप्स की प्रमोशन का इल्ज़ाम है, अगर तो वो ठीक है तो फिर कानून के दायरे में रह के हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए, उनसे रिश्वत तलब करनी चाहिए, उनके घर वालों को हरासा करना चाहिए, देखें अब किसी की कितना बहन, बेटी, रूप पर माँ को। केसेस ना हाँ, किए जाए तो 60 लाख रुपए रिश्वत कैसे ली ये गई, डरावा उधार है ना, कर्जा। डरा धमका के किस लेवल तक, किस नीच लेवल तक ये लोग चले जाते हैं कि फिर इनसे किसी की माँ, बहन, बेटी भी महफूज नहीं होती। कि अब उसकी बीवी का डरावा दिया जा रहा है, उसकी माँ का एहसास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो ये वाक़ई तकलीफ़ दे बातें बताई हैं उसने अपनी फ़ैमिली के हवाले से, अपनी बीवी के, अपनी माँ के, अपने वालिद जो हार्ट पेशेंट है, ये जिनकी सर्जरी डेफ़िनेटली। का पैसा अब उनके अकाउंट में सबसे मौजूद था बड़ी वो भी बात है अकाउंट बंद कर दी। सीज़ है। ज़ाहिर है वो बहाल होंगे, उसका एक कानूनी तरीक़ेकार है, वो बहाल तो हो जाएँगे उसके अकाउंट। बट जब जो उसके वालिद की कंडीशन थी और जिस तरह एक फ़ैमिली पे उस वक़्त क्या बीत रहा था, ये तो वो लोग जानते हैं ना। जिस पर गुजरी वो ठीक है? जानता तो वही तो है। जो उसका जुर्म था उसके मुताबिक तो ना चले। फिर इतना ही आपको वतन अज़ीज़ के बच्चों की तकलीफ़ थी, तो फिर करप्शन ना करते, फिर दिहाड़ी ना लगाते। और आज खुद किस हाल में है। आज वो कोट लखपत जेल की एक उसी साइज़ की चक्की में ही है ना, जहाँ जिस साइज़ की चक्की में कैंप जेल में डकी भाई था। जहाँ हर तो शख्स होता है। मकसद है कि फिर एंड यही है। आज वो इस सोसाइटी में भी गंदे हो रहे हैं। आज मीडिया में उनके तज़किरे हो रहे हैं, उनकी करप्शन के तज़किरे हो रहे हैं। आज मैं समझता हूँ जब उनकी फैमिलीज़ देखती होंगी कि हमारे सरबराह ने क्या कुछ किया, तो फिर उन पे क्या बीतरी होगी। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए अफ़सरान को और आम आदमी की दुआएँ लेनी चाहिए, ना कि इस तरह की बद्दुआएँ लेके फिर खुद इस अंजाम को पहुँचे हों। तो बड़ी अच्छी मिसाल बिग ब्रदर्स ने बनाई है। इसका बिल्कुल ऐसे ही क्रेडिट है। बिग ब्रदर्स को जाता है कि जिन्होंने इन तगड़े माफिया पे हाथ डाला, वरना क्या होना था। ये देखें, अगर एक मिसाल है, अगर एक सरफराज चौधरी की ही ज़ेरे साया एक अफसर करप्शन कर रहा था, तो कोई दरख्वास्त गुजार उस अफसर की करप्शन की शिकायत सरफराज चौधरी को ही करता होगा ना। इंक्वायरी तो सरफराज चौधरी करता था ना, कि क्योंकि वो हेड था। तो उस हेड ने क्या इंक्वायरी करनी अपने मुतहद की कि जब वो हेड उसमें मुलव्वस हो। तो इसलिए बिग ब्रदर्स के किरदार को मैं अप्रिशिएट करूँगा और बिग ब्रदर्स की वजह से ही ये माफिया बेनकाब हुआ है, जो बहुत तगड़ा माफिया है। करप्ट माफिया से ज़्यादा तगड़ा कोई नहीं, लेकिन बिग ब्रदर्स ने बताया कि हम आपसे तगड़े हैं। हम आपसे तगड़े हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं और काफ़ी देर से हमारे प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास आज? देखिए, मैसेज हम क्या दे सकते हैं, हम तो जो एक हकाइक है हम वो बताए हैं और उसमें मैं एक जनरल पब्लिक को तो ये कोई पैगाम नहीं देता, लेकिन आपके प्रोग्राम के ज़रिए बिग ब्रदर से इल्तमास ज़रूर कर रहा हूँ कि आम और आदमियों पे गरीब भी नज़र आदमी की डाल दीजिए। सुनवाई के लिए भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आप लोगों का किरदार बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के किरदार के बगैर यहाँ सुनवाई किसी की नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ खुर्रम पाशा मौजूद थे। डक्की भाई के साथ क्या-क्या हुआ और किस तरह इदारों ने जो है करप्शन की, आपने सब जाना। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाज़मी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।